कौन टाइप सा ऑफ बोला? बॉन्ड। अच्छा अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने क्या क्या पढ़ा जी? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है ना। आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से और एक एटम में। जो एटम लूज करता है वो कैटायन बनाता है, जो गेन करता है वो एनायन बनाता है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया था हमने। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग कैसे होता है? दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। और जब वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, जब उनका हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो उस टाइम क्या होता है? उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एस एस ओवरलैपिंग से भी हो सकता है, एसपी ओवरलैपिंग से भी हो सकता है, पीपी ओवरलैपिंग से भी हो सकता है। पर पाई बॉन्ड सिर्फ पी और पी के ओवरलैपिंग से ही हो सकता है। सबसे अधिक ओवरलैपिंग एसएस में होता है, फिर एसपी फिर पीपी। इसलिए एसएस ओवरलैपिंग का सिग्मा बहुत स्ट्रांग होगा, उसके बाद एसपी फिर पीपी। ये सारी बातें हमने कल की। एंड सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। नाउ कोवेलेंट में मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन बताया था, है ना। वन मोर क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया था कोवेलेंट के अंदर, क्या था? नॉन पोलर एंड पोलर। पोलर एंड पोलर। पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर्स। नॉन पोलर। Put heading polar bond. Polar covalent bond is formed between two atoms having large difference in the electronegativity। या फिर मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। मोर सिंपल डेफिनेशन विल बी द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन जनरल ऐसे बोलते हैं। थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि उनके दोनों के बीच में, दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सफिशिएंट अंतर होना चाहिए, तब जाके बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाएगा। और समझाऊंगा मीनिंग आपको, एग्जांपल देख। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। नॉन पोलर बॉन्ड इन सिंपल क्या बोलेंगे? दो सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। दो सेम एटम के बीच में, या फिर मोर टेक्निकली अगर हम लिखे, दिस बॉन्ड इज formed between two atoms having similar electronegativities या very small difference in electronegativity difference। दोनों का ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होना चाहिए, या दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ही कम होना चाहिए, तो फिर उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए O और H के बीच की बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से मतलब क्या, एक जो है दोनों में से बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लास्ट चैप्टर पढ़ा ना हमने, भूल गए? Tendency व्हाट to इज gain इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? tendency to take हाँ, electron. tendency to select the bond pair of electron towards itself. tendency of an atom to take electrons. ये एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा। दिस डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर हो तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड की ओर टूट जाएगा। तो पार्शियली जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा क्या उतना ही प्लस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से खींच रहा है ना। डू यू नो पोल्स, डू यू नो मैग्नेट, बार मैग्नेट? Yes, sir. है ना। In a bar magnet you have two poles. Which poles? north North south. pole and south pole. तो poles आपने सुना है, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे ही एक जो मॉलिक्यूल होता है जब उसके ऊपर चार्ज बनते हैं, जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उससे माइनस बनेगा, लेस पे प्लस बनेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे यहाँ पे दो पोल्स है, एक प्लस पोल और माइनस पोल। जब ये पोल्स बनते हैं, प्लस और माइनस चार्जेस बनते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर अलोंग दिस बॉन्ड जो यहाँ मैग्नेट की बांधती है, इस बॉन्ड के अक्रॉस जब प्लस और माइनस चार्ज बनते हैं तो इसको बोलते हैं पोलर। दिस molecule is called, this bond is called as polar bond because it has poles. It has poles. By common sense अगर हम ऐसे बात करेंगे, it has some poles, plus pole minus pole, poles तैयार हो रहे हैं, इसलिए polar bond है। कैसा बॉन्ड है? polar bond है। अगर मानो मैं दो सेम एटम को लेता हूँ, दो सेम एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 है ना, H2 मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बोलो इन दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये दोनों हाइड्रोजन में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताइए? कोई नहीं। सर कोई नहीं हाइड्रोजन। है। दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है कि नहीं? बोथ आर सेम। सो इन दोनों हाइड्रोजन है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कौन ज्यादा कौन कम है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां ट्रांसफर होगा? मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन से? क्या नहीं होगा। तो मतलब दोनों के ऊपर चार्ज बनने की संभावना नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी चार्जेस हियर। अगर चार्ज नहीं बन रहे, अगर पोल्स नहीं बन रहे यहाँ पे, इसमें क्या बोलूंगा? नॉन पोलर। क्या बोलेंगे इसको? नॉन पोलर। यहाँ भाई पोलर, ये बॉन्ड पोलर नहीं, बिकॉज पोलर होने के लिए क्या चाहिए? पोल्स चाहिए, प्लस पोल माइनस पोल चाहिए, पोलैरिटी चाहिए, इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। मानो को सर्दी हो गई है। सर वापस समझाएं। वापस समझाऊं? हाँ सर। मैं कोई बात दूसरी बार उसी प्रकार समझाता नहीं हूँ, समझाता हूँ दूसरी बार तीसरी बार, चौथी बार, आपने देखा है, पर सेम स्टाइल में वापस बताना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं स्टाइल चेंज करता हूँ। फिर से पूछा आपने, मतलब मेरा स्टाइल आपको समझ में नहीं आया तो हम स्टाइल चेंज करते हैं। प्लान बी। आपको किसने पूछा क्वेश्चन? ये इंटरेक्ट विद मी प्लीज। हु इज द लास्ट क्वेश्चन? सोहेल। ये प्रश्न सोहेल का है, तो सोहेल आप मुझे इंटरेक्ट करिए, मेरे साथ में आएगा आपको। अभी जो मैंने, ये देखो, दो जो लोग आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, दोनों में से कोई एक क्या है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? मान लो आप और अभिषेक, आप और अभिषेक, या आप है या अभिषेक है, ठीक है, दोनों साथ में एक ही बेंच में बैठते हो, ठीक है, हर दिन टिफिन भी लाते हो स्कूल में। तो अभिषेक जो है आपसे अधिक पावरफुल है, एकदम बॉडी बिल्डर है, हाँ?
तो आपका टिफिन का वो चीनी खाता कि नहीं खाता है? खाएगा सर। खा जाएगा। हाँ हाँ, तुम भले ही ना दो, खा इतनी जाएगा। जरूरत नहीं है सर मैं। हाँ जी, अरे मैं भूख एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, अच्छा अच्छा तुम भी ना इतना सीरियस ले रहे हो हर बात। नहीं अरे उदाहरण दे रहा हूँ समझ में आने के लिए। अगर तुम्हारे माध्यम से किसी का भला हो जाए तो नहीं, चलो भला हो जाए किसी का। तो दे दो सर पैसे कुछ। हाँ चलो, थैंक यू। सो अगर ये अधिक ताकतवर है, ताकतवर का इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं आप, जो अधिक ताकतवर होता है कम ताकतवर से चीनी खा लेता है ना। तो ये चीनी के Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स को, ये चीनी के इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ तुम्हारे टिफिन में से चपाती रहेगा, जो भी रहेगा, ब्रेड रहेगा या फिर केकड़ा रहेगा, मुर्गी रहेगा, जो भी रहेगा है ना। तो वट एवर यू हैव इन योर टिफिन बॉक्स यू विल टेक इट। इसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके ऊपर हम चार्ज डालते हैं। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इनके टिफिन बॉक्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो कुछ हद तक छीन लिया, पूरा नहीं छीना, कुछ ही छीना उसने, कुछ तुमने अपने पास रख लिया, कुछ छीना, डेल्टा डालते हैं। डेल्टा मतलब कि पार्शियली कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन छीन लिया उसने। अच्छा कितना छीना आपसे, जितना उसके पास उतना छीना रहेगा ना आपके पास, डेल्टा प्लस डालेंगे। पार्शियली आप लूज कर चुके, पार्शियल उससे गेन किया, कोई दिक्कत है सोहेल तुमको इसमें? नहीं सर। जितना आपने लूज किया उतना उसने गेन किया, या अदर वे अराउंड, हाँ। जितना उसने गेन किया उतना ही आपने लूज किया होगा। हाँ सर। तो पूरा उसने छीना नहीं है, थोड़ा आपने रखा है, उतना उधार है वो, ठीक है ना, पूरा छीना नहीं है। बेंचमेट है ना, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया उसने, थोड़ा आप रख लो, थोड़ा सा छीना है तो पार्शियल, ठीक है। अगर ये चार्जेस बनते हैं, ये छीना छीनी चलता है, जिस बेंच में ये छीना छीनी चल रहा है ना, कोई एक प्लेयर है, तो ये बेंच को क्या बोलेंगे, पोलार बेंच। क्या बोलेंगे इसको हम, इसे पोलार बेंच। पोलर बेंच। हाँ, यहाँ पे क्या पोलर बॉन्ड है। वैसे ही मान लीजिए और एक बेंच है जहाँ पे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल इस बेंच में कौन रहते हैं, इस बेंच में कांचन रहते हैं, कांचन, एक कांचन पुलेरा और एक कांचन क्या है, वाल्डिया। दो कांचन बेंच में रहते हैं। अभी भी दोनों कांचन जो है ना एक जैसे ही, दोनों का स्वभाव एक जैसे है, मेंटलिटी एक जैसा है, नाम भी सेम है ना, नाम भी सरनेम अलग है, नाम सेम है, सब एक जैसा, इक्वली ताकतवर है, दे आर इक्वली ताकतवर। ये किसी का भी टिफिन चीनी खाते नहीं है, ये अपना टिफिन खाती है, ये अपना टिफिन खाती है। किसी ने लिया, किसी का नहीं लिया ना, किसी ने दिया, नहीं दिया। क्या एक्स्ट्रा कुछ किसी को मिलेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा कोई चार्ज डालूं इसके ऊपर? नहीं सर। चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई किसी का दे भी नहीं रहे हैं। ये बेंच का नाम मैं दूंगा, ये क्या है, नॉन पोलर बेंच। कैसा बेंच है ये? नॉन पोलर। इसी प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब दो डिफरेंट एटम साथ में आते हैं, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं हर एक एटम का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंट होगा। एवरी एटम विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। सो ऑब्वियसली अब दो लोग साथ में आएंगे, दोनों में से किसी एक का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो Yes, अधिक sir. पावरफुल होगा, जो कम पावरफुल है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर वो बॉन्ड में चार्जेस फॉर्मेशन हो जाएंगे अक्रॉस द बॉन्ड, दैट इज पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। उस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर। और जब दो सेम एटम आ गए या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम आ गए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो फिर ना कोई देगा ना कोई लेगा, उस वक्त कोई चार्जेस फॉर्मेशन नहीं होंगे। अगर चार्ज फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? Yes, sir. क्या आपके घर में टीवी चल रहा है क्या, आवाज आ रहा है? म्यूट योरसेल्फ प्लीज। दिस वाज अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड। अच्छा, उससे पहले कि हम अगले टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाए, हमने कल पढ़ा आयोनिक, और कल और आज में देखा हमने कोवेलेंट। थोड़ा इन दोनों के बाद में साथ में देखते हैं टुगेदर। देखिए, जो दो एटम होते हैं ना, व्हेन टू एटम्स फॉर्म ए बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर दो प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर एक बॉन्ड में दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर और एक होता है आयोनिक कैरेक्टर।
जिस प्रकार से हम सभी के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बराबर, एक अच्छा और एक बुरा। हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभिषेक। अभिषेक, मान लो मैं बोलता हूं कि अभिषेक के अंदर 90% अच्छाई है, तो बोलिए कितना परसेंट बुराई होगा? हाँ, 10%। 10%। मैंने आपको बताया कि 10% बुराई है करके? नहीं बताया ना, आप खुद नहीं नहीं। बताया। कैसे बताया आपने? आपने बस दो ही हो सकता है एक इंसान के अंदर, अच्छाई और बुराई। अगर अच्छाई 90% है तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो बुराई 10% होगा। अब बताइए अभिषेक अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। अच्छा, अगर भाई 90% अच्छा है। किसी में अच्छाई हो, सिर्फ 10% बुराई है, पर हम क्या बोलेंगे? अच्छा व्यक्ति है, बिकॉज इसका अच्छाई का परसेंटेज ज्यादा है, बराबर। उसी प्रकार से Yes, sir. जिस प्रकार से हमारे अंदर अच्छा और बुराई होता है, वैसे एक बॉन्ड के अंदर जो है ना, आयोनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, दोनों होता है। परंतु हम कुछ बॉन्ड को कोवेलेंट बोलते हैं, कुछ बॉन्ड को आयनिक बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं हम? बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच परसेंटेज इट इज। अगर कोई बॉन्ड के अंदर मान लीजिए 60% आयोनिक कैरेक्टर है और 40% कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्या बोलेंगे इस बॉन्ड को आप? Ionic. Ionic. बॉन्ड बोलेंगे। तो जब भी हम कोई बॉन्ड को आयनिक या कोवेलेंट बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दिस, इट इज बेस्ड ऑन दिस। तो इसके आधार पे हम बोलते हैं कि ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो कुछ तो क्राइटेरिया भी होना चाहिए। अभी इसमें दो तरह के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके आधार पे, इस कंसेप्ट के। एक तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसी का 1.7 है, दो एटम जो आपस में आपके बॉन्ड बना रहे हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपको दिया रहेगा, दोनों का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दिया रहेगा, और पूछेगा कि ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम कैसे बताएंगे? द रेफरेंस हमारे पास है 1.7। अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 हो, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 50% आयोनिक कैरेक्टर है और 50% कोवेलेंट है। ना इसको हम आयोनिक बोल सकते हैं ना कोवेलेंट बोल सकते हैं। पर इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, यू विल से इट इज आयनिक बॉन्ड। उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कितना होगा हमको नहीं पता, इसके माध्यम से ज्यादा होगा ये पता। इसका डिफरेंस लेस देन 1.7 रहा, इट विल बी कोवेलेंट। यूज कर रहे हैं आप, नोट डाउन। If the electronegative difference is greater than 1.7, the bond will be called as ionic bond. दोनों कैरेक्टर उसके अंदर है, परंतु को एक ही बोलना पड़ेगा। इक्वल टू 1.7 बहुत रेयर है, रेयर थिंग। डेसिमल में तो अंतर आ जाता है, आफ्टर सेकंड डेसिमल में अंतर आ ही जाता है। और जहां से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Then everybody, after this, अगर मान लीजिए हमको परसेंटेज निकालने के लिए बोलते, हमको बोला इसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, ये कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, कैसे निकाले? तो दो साइंटिस्ट लोगों ने उनका एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं टू फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ऑफ कोर्स आयोनिक कैरेक्टर आप निकाल सकते हो, कोवेलेंट अपने आप आ जाएगा, है ना, चंबर से माइनस कर देंगे आप। तो पहला इक्वेशन इसके लिए है पाउलिंग इक्वेशन। और पाउलिंग का इक्वेशन इस प्रकार से है, पुरानी कैरेक्टर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मत लिखो, सिंपलीफाई करते हैं इसको।
We'll write like this. 18 xa minus. As such न्यूमेरिकल इसके पढ़ना बहुत मुश्किल है बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल्स आते नहीं, फिर भी गलती से किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इक्वेशन लर्न होना चाहिए. Here what is Xa and Xb? Xa and Xb are electronegativities of atom A and B. दो एटम अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं AB का, if AB is a molecule, then A और B का electronegative values, where Xa and Xb are electronegative values of A and B respectively. Done. दूसरा लिखिए, Hannay and Smith equation, and here has given like this: percentage ionic character equal to 16 Xa minus Xb plus 3.5 Xa minus Xb plus square. Again here also X and Xb are electronegative values. इक्वेशन आपको लर्न करना पड़ेगा दोनों का. कभी भी डायरेक्टली इक्वेशन क्या है पूछता है, व्हाट इज हैनेस इक्वेशन, पॉइलिंग इक्वेशन क्या है, तो आपको बट ऑप्शन देके टिक करना है. इक्वेशन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से ये आसान है, हैंड एंड स्मिथ, पर दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा, वैल्यूज विल गेट सेम. तो कोई भी इक्वेशन आपको लर्न है तो आप कर सकते हो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट, सॉरी कोवलेंट तो हो गए ना, कोवलेंट बॉन्ड हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है Coordinate bonds. Coordinate bond. the coordinate covalent bond. The coordinate bond is also called as coordinate covalent bond. Yeah, it is also called as dative bond. It is also called as dative bond. Coordinate bond, coordinate covalent bond या फिर dative bond आप इसको बोल सकते हैं. लिखिए इसमें this bond is formed by mutual sharing of electrons by means of overlapping of one fully filled orbital and one empty orbital.
This bond is formed by mutual sharing of electrons by means of overlapping of one fully filled orbital and one empty orbital. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं और पढ़ा था क्या हमने पहले? अरे कल ही तो पढ़ा था, आज भूल गए. कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना. कोवेलेंट बॉन्ड भी यही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. परंतु वहां पे क्या था? वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बीच में. पर यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक आपका फुल्ली फिल्ड और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है. यहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एक एम्प्टी ऑर्बिटल साथ में आ रहे हैं और इनका ओवरलैपिंग हो रहा है. पर अल्टीमेटली इट लुक्स लाइक कोवेलेंट बॉन्ड ओनली. कोवेलेंट में कैसा हुआ था? कोवेलेंट में हाफ फिल्ड दोनों साथ में आए. सी द रिजल्ट इज सेम, अल्टीमेट रिजल्ट इज सेम. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? जॉइंट अकाउंट. तुम्हारा 1 लाख, मेरा 1 लाख, ओपन किया हमने जॉइंट अकाउंट, हो गए 2 लाख. तुम्हारे भी 2 लाख, मेरे भी 2 लाख. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जॉइंट अकाउंट है, पर अलग प्रकार का जॉइंट अकाउंट है, थोड़ा सा अलग प्रकार का जॉइंट अकाउंट है. मान लेते हैं अपनी भक्ति है ना? भक्ति है क्या क्लास में? यस सर. हाँ, तुम्हारा एग्जांपल दूं? चलेगा सर. हाँ, विथ योर परमिशन. हाँ, मानो भक्ति है. भक्ति जो है एक दिन मेरे क्लास में आई थी, पता है, और बोलती है सर चलो ना हम जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं. अब मैं ठहरा बोला बाला, मैं बोला अपने ही स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पूछे तो अच्छे. मैंने बोला कोई दिक्कत है, चलो ओपन करते जॉइंट अकाउंट. और उस जॉइंट अकाउंट में भक्ति ने मुझे बोला सर एक काम करिए, ये जॉइंट अकाउंट है, ये मेरा और भक्ति का जॉइंट अकाउंट है. भक्ति ने मुझसे बोला कि सर आपका 2 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में डाल दीजिए. डाल दिया मैंने. और भक्ति ने अपने पास के 0 रुपीज मतलब जॉइंट अकाउंट. मतलब क्या? भक्ति के पास कुछ भी नहीं था. कितना भक्ति के पास? तुम्हारे पास पैसे कितने? तुम्हारे पास 0 रुपीज भक्ति ने अपने जॉइंट अकाउंट में डाल दिए और मुझसे 2 लाख डलवा लिए. अब बताओ जॉइंट अकाउंट ओपन होने के बाद भक्ति तुम्हारे पास कितने रुपए है अभी? हाउ मच यू हैव नाउ आफ्टर जॉइंट अकाउंट? सर 2 लाख. पहले कितने थे? 0. हाँ, बहुत होशियारी है तुम्हारे पास. 0 रुपए लेके आए और 2 लाख जॉइंट अकाउंट में हो गए. बताओ मेरे पास पहले कितने थे? 2 लाख. अभी कितने हैं? अभी भी 2 लाख ही है. 2 लाख. मतलब मेरा ना लॉस हो ना प्रॉफिट हुआ है ना. मैं पहले भी यही बोला, किसी ने पूछा भाई तो कितने तुम्हारे पास अकाउंट में? 2 लाख. अभी कितने हैं? 2 लाख. पर भक्ति का डिफरेंस पड़ा है ना. भक्ति के पहले 0, अभी 2 लाख. तो अकाउंट में 2 ही लाख है. कोवेलेंट बॉन्ड के तो 2 ही लाख रहते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तुम्हारा 1 लाख, मेरा 1 लाख, 2 लाख हुए, है ना. यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दोनों ही जॉइंट अकाउंट है, दोनों में ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व रहेंगे. बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. वो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे अल्टीमेटली. परंतु अंतर क्या समझ में आ रहा है आपको दोनों में? कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. तो ऐसा है भाई, ये कोवेलेंट है और ये कोऑर्डिनेट है. ये डायग्राम बना लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये तो उसकी मीनिंग है. अब 2 क्वेश्चन उठता है, क्या मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिटेल्ड चर्चा करूं कि यहीं पे खत्म कर दूं? आपका चॉइस क्या है? सर डिटेल्ड चाहिए. डिटेल चाहिए आपको, ठीक है. फिर मेरा कंडीशन है सर बोलिए. बोलो. अभी कितने पार्टिसिपेंट है क्लास के अंदर?
38. है 38. ना? सो अगले एक हफ्ते के अंदर कम से कम 50 तक तो होने चाहिए पार्टिसिपेंट। समझ रहे हो? ये इतने कम बच्चों पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है यार, कम से कम 50 तो होने चाहिए, हाफ सेंचुरी होना चाहिए ना। सर लास्ट क्लास में 68 थे। पकड़ पकड़ के लेके आओ यार यहाँ से वहां से। हाँ, आप सर आपकी रेफरेंस नहीं लास्ट करते क्लास में लोगों। 68 थे 68 थे कैसे? सर, हम लोग को मिला के सर, मतलब हम लोग आए, वो लोग गए नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो लोग क्लास ना आधे घंटे पहले खत्म हो गया था। उस क्लास में हमारा एक बैच साइज 60 रहते हैं, पर अभी थोड़ा ज्यादा है उसके अंदर, कुछ नए लोग ऐसे बैठते जाते आते जाते रहते हो। पर 60 का 60 की एक बैच रहती है, एक बैच 60 रहती है, ऐसे 3 बैच में पढ़ाता हूँ। 60 से फिर करके पढ़ाता हूँ। तो कम से कम यहाँ पे 50 बच्चे तो होने चाहिए यार। तो रेफरेंस दो ना लोगों को। अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? केमिस्ट्री का मेरा हर जगह स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। अगर बाकी टीचर मेरे जो है ना वो पढ़ाते हैं, उनके बैच में 60 रहे तो मेरे कम से कम 70 रहेंगे, 70 रहेंगे एटलीस्ट। 10 से 15 एडमिशन हर साल सिर्फ केमिस्ट्री का अलग से होते हैं। इतना इधर फेमस हो गया मैं। अब तुम यार, तुम फेमस नहीं करो पुणे में मुझे। स्ट्रेंथ बढ़ाओ थोड़ा सा क्लास, रेफरेंस दो, कंजूसी मत करो यार। ज्ञान को बंटने दो सब जगह पे। लोगों को बताओ बीच अपने में से क्लास के कैसे बारे में, आएंगे सर? ट्यूटोरियल्स। हाँ, क्या बोले? सर बीच में से कैसे लाएगा? बीच में नहीं है, शुरुआती है, अभी बहुत समय है। सर मतलब 2-3 चैप्टर अगर हो देखो गए। यार, हम अगर एडमिशन 10 बच्चे आए ना तो हम उनको पीछे का पढ़ाएंगे ना बेसिक्स। 10-15 बच्चे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उनका पीछे बेसिक क्लियर करके सर, वापस हम ज्वाइन करेंगे इसके अंदर। टेंशन मत लो तुम, हम कैसे करेंगे, ठीक है ना? सर, हाँ, हमने एडमिशन लेके आए थे बहुत सारे। क्या बोले? हम आपको एडमिशन लाके देंगे। देंगे ना, ठीक है, फिर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, डिटेल में। चलो, अभिषेक ने प्रॉमिस किया है तो मुझे भरोसा है उसके ऊपर, वो टेंशन नहीं। अब जो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है, देखो मैंने बोला एक के पास चाहिए क्या? फुल्ली फिल्ड एक एटम जो इन्वॉल्व इस बॉन्ड के अंदर, और एक एटम को बस चाहिए क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल। वन एटम शुड हैव फुल्ली फिल्ड, वन एटम एम्प्टी ऑर्बिटल। ये दोनों ऐसा कंडीशन रहा तो ही वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल में मुझे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, बन सकते कि नहीं बन सकते हैं, तो क्या कंडीशन है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लेते हैं SO3। कोई पूछता है कि SO3 मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, तो देखिए एक देने वाला है, समझिए, एक देने वाला और एक लेने वाला। देने वाला कौन है? जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है ना। लेने वाले के पास कुछ नहीं होता है, जीरो, एम्प्टी ऑर्बिटल। एक देने वाला, ऐसे याद रखिए, शब्दों को याद रखिए, एक देने वाला और एक लेने वाला। मतलब एक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक डोनर और एक रिसीवर, है ना? डोनर और रिसीवर। तो जो देगा उसको हम बोलेंगे डोनर एटम, जो लेगा उसको बोलेंगे हम रिसीवर एटम। टेक्निकली ऐसा हम शब्द प्रयोग करेंगे। तो अब देखना है कि SO3 के अंदर क्या कोई देने लेने वाले हैं क्या? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? पहले सल्फर को बनाए। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में, किस प्रकार से एक मॉलिक्यूल को देख के उसका स्ट्रक्चर को हम जज कर सकते हैं। फिलहाल आपको पता नहीं होगा, उसके लिए मैं खुद ही करूंगा, पर आगे चल के हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा उस बारे में। अभी सल्फर के बताइए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? पी। सल्फर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? पी सर 6। हाँ, सर पी 16 ग्रुप का एलिमेंट है ना। ओल्ड स्टाइल। सल्फर बिलोंग्स टू 16 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए, चैप्टर खत्म हो चुका है। सल्फर बिलोंग्स टू 16 ग्रुप। अगर कोई एलिमेंट 16 ग्रुप का है तो फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 6। 6 होना चाहिए।
16 मतलब 6, 17 मतलब 7, 13 मतलब 3, 14 मतलब 4, उससे क्लिक होता है कितने आउटरमोस्ट शेल में होते हैं टेक्निक। 16 ग्रुप के एलिमेंट मतलब आउटरमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सभी एलिमेंट्स के जितने भी, मतलब इसका आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ ऐसे। अब 3 ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन भाई साहब है ना वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? हमेशा 2 बॉन्ड। क्या मुझसे आप पूछेंगे ऐसा सर क्यों? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, या तो मुझसे पूछो या तुम बताओ सर उसकी ऐसा क्यों 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड क्यों है, बनाता है हमेशा? हाँ उसकी वैलेंसी 2 है। हाँ बराबर है, वेरी गुड। क्योंकि उसके आउटरमोस्ट में से 6 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए वो 2 बना रहा है। एक बात बताओ श्वेल, तुमने बोला सर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है उसलिए 2 बॉन्ड बना रहा है ऑलमोस्ट, सल्फर का वैलेंसी क्या है? उसकी भी 2 है सर। उसकी भी 2 है ना, तो तुम्हारे बात अनुसार कायदे से सल्फर को भी 2 ही बनाना चाहिए था, हाँ सर। है ना? पर ऐसा नहीं होता है ना। SO3 जो मॉलिक्यूल है, यू नो स्ट्रक्चर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल, इट इज लाइक दिस। कितना बॉन्ड बनाया उसने? 3 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड सर। सल्फर ने 6 बनाया। अगर आपकी बात से हम चले, तुम्हारे बात अनुसार अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और उसने 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, तो सल्फर का भी वैलेंसी 2 है, उसने भी 2 ही बनाना चाहिए था, 6 बनाया उसने। ऐसा क्यों? अब बताओ। ऑक्सीजन ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाता है, आपने बोला वैलेंसी 2 है उसीलिए। सल्फर का ही वैलेंसी 2 है, उसके बावजूद वो 6 बॉन्ड बनाता है। अगर सल्फर एक्स्ट्रा बना पा रहा है तो व्हाई नॉट ऑक्सीजन? क्यों ना ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाए, वो भी रूल्स तोड़े। अब बताओ जवाब इसका। सर क्योंकि उसके पास कैटिनेशन पावर नहीं है। हैं? और यहाँ कहाँ means- कैटिनेशन हो रहा है भाई साहब? सर मेरे ऑक्सीजन सर, मीन्स कैटिनेशन का मतलब होता है सेम एटम के बीच में बॉन्ड। सल्फर सल्फर से बॉन्ड बनाएगा तो कैटिनेशन बोलते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से बना तो कैटिनेशन नहीं बोलते हैं। ठीक सर है? सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ सुनो, द रीजन फॉर दिस इज, एक बात बताइए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 8। कोई दिक्कत है किसी उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? 2,6 बताओ ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? L सेकेंड शेल? यस सर ये फर्स्ट शेल का है, सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन। बताओ सेकेंड शेल में कौन कौन सब शेल होते हैं? S और P एस और पी, ये सब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना? यस सर तो सेकेंड शेल में, फर्स्ट शेल में आप जानते हैं एस होता है, सेकेंड शेल में एस और पी होता है, थर्ड में sp_d होता है, फोर्थ में sp_df होता है, ये चलता रहता है वैसे। सेकेंड में एस और पी होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स का? 2 2 व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पी सबशेल? 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों ऐड कितना होता है? 8 8 उसका मतलब जो ऑक्सीजन का जो आउटरमोस्ट शेल है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 8 8 इलेक्ट्रॉन्स का। हम्म। अगर उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, जब उसने 2 बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिले उसको, यस सर है ना? एक बॉन्ड बनाने से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको, 2 में 2 मिलेगा, 8 हो गए ना? मतलब उसका आउटरमोस्ट शेल पूरा भर गया, उसका आउटरमोस्ट शेल पूरा भर गया। इसीलिए भले ही ऑक्सीजन चाहे भी कि मैं और बॉन्ड बनाऊं, वो बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह उसके पास नहीं है, देयर इज नो स्पेस, राइट? एस और पी पूरा भर गया 8 इलेक्ट्रॉन से। अब एक्स्ट्रा उसने इलेक्ट्रॉन लिया, बॉन्ड बनाया, तो इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह हमारे पास है क्या? नहीं 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 है।
इसीलिए ऑक्सीजन जो है ऑलवेज, मैंने बोला ऑलवेज 2 बॉन्ड्स, क्योंकि उसके ऊपर वो बना नहीं सकता, ऐसा नहीं वो एथिकल है, बहुत जगह नहीं उसके पास। यही हम एनालिसिस करते हैं सल्फर के लिए। एटॉमिक नंबर क्या है? 16 16। हाँ जी, पता है ना एटॉमिक नंबर्स? हाँ सर हाँ जी, 16 एटॉमिक नंबर है। इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8 8,6 6। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? M थर्ड थर्ड third थर्ड शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड शेल। थर्ड शेल में कौन कौन सब शेल होते हैं? SPD SPD D। कैपेसिटी ऑफ S इज 2 2 electrons, P is 6 6 6 electrons, D is 10 total capacity is। 8 18 जब सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, जब सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा उसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑक्सीजन को हुआ था। तो क्या होगा, 8 होने से उसका S और P पूरा भर जाएगा ना, उसका S और P काफी है टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए उसका S और P काफी है। अब जब वो एडिशनल बॉन्ड्स बनाएगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेगा उसको? D D में, क्योंकि इसका D काली है ना, हाँ सर उसका D में 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है। तो आप जानते हैं S का, सल्फर का D में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। इफ यू हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉलम लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, बराबर। यस सर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सल्फर 3D में इलेक्ट्रॉन है क्या इसके अंदर? नहीं है, नहीं 0 है 3D के अंदर। यहीं तक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड शेल में डी भी होता है जो खाली पड़ा है, उसका 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह फुकट तो ऐसे ही पड़ा हुआ है शेल के अंदर। इसीलिए सल्फर जो है ना एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेगा वो? D 3D ब्लॉक के अंदर, D शेल में उसके डी सब शेल में। तो हम रीजन क्या बताएंगे? Why sulfur is able to form more than 2 bonds? NCERT में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। NCERT में आप देख कुछ पैराग्राफ नीचे लिखा रहता है, क्वेश्चन लिखा रहता है बॉक्स के अंदर, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, why sulfur forms more than 2 bonds? Sulfur can form more than 2, but oxygen cannot form because sulfur has empty d orbital. Because sulfur is empty d orbital, where it can accommodate these extra electrons, whereas oxygen does not have it. All of you got my point? यस सर The reason for this? अच्छा, एनसीईआरटी पर तो मुझे एक बात याद आया, बोलूं क्या? यस सर मैंने सोच रहा हूँ, मैं सोचता रहता हूँ बहुत सारी बातें कि मैं एनसीईआरटी, सिर्फ प्योर एनसीईआरटी, बिकॉज आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो सिर्फ एनसीईआरटी वाले है ना? कितने बच्चे हैं सिर्फ एनसीईआरटी वाले? प्योर एनसीईआरटी कितने हैं? हाँ, एनसीईआरटी वाले मतलब बस एनसीईआरटी या मतलब समझाओ एनसीईआरटी वाले मतलब? नहीं वैसे नहीं, कुछ लोग ने सिर्फ क्लास लगाया है सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। अच्छा ऐसा भी बच्चे है ना आप में, 2 बैच है ना आपका, कोई तो एम्बिशन और एक प्रीमियम प्रीमियम। तो एम्बिशन मुझे सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है ना, प्योर एनसीईआरटी। हाँ, तो मैं उनके लिए सोच रहा था कि मैं, क्योंकि मैं कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ ना, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ पढ़ाते वक्त। पर थोड़ा सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में अपने हिसाब से 3 लोग है ना जो सिर्फ एम्बिशन बैच वाले हैं, प्योर एनसीईआरटी। तो मैं सोच रहा था ऐसे कि मैं एक लेक्चर का सीरीज बनाऊं केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाऊं। एनसीईआरटी के हेडिंग्स, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, टेक्स्ट बुक में जितना कंटेंट दिया है उसमें ऐसे लेक्चर्स में सीरीज रिकॉर्ड लेक्चर्स बनाऊंगा, तो आपको फायदेमंद होगा उसका, एनसीईआरटी लेक्चर्स का। अगर फायदा होगा एनसीईआरटी वालों को तो मैं बनाऊंगा लेक्चर्स, टाइम निकाल सर क्वेश्चन आंसर्स भी करा देना एनसीईआरटी के। क्वेश्चन आंसर भी, क्या बात है सर फिर होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। मेरा हाथ दिया तो पूरा खींच लो। थोड़ा हेल्प करने के लिए क्या गया तो बोले पूरा ही ले लो अंदर, है ना? चलेगा, मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी का लेक्चर्स प्लस उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ना, क्वेश्चन सॉल्विंग, हाँ, दोनों के ऊपर मैं रिकॉर्ड लेक्चर्स बनाऊंगा। मैं ट्राई स्टार्ट तो करूंगा कहीं ना कहीं, है ना? स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस लेक्चर्स, एंड जैसे मेरे बनेंगे वैसे वैसे मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है?
तो उसके लिए मुझे आप सबकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है कि मैं अपना समय निकाल पाऊँ इस चीज के लिए और प्रॉपरली इसे बना पाऊँ। तो आपकी प्रार्थनाएं और दुआएं हमारे साथ है तो मैं कर लूंगा ये टास्क, ताकि आपको मदद हो जाएगा। बिकॉज आप में से मैंने सुना 2 बैचेस है, तो मुझे ऐसा लगा ऐसा मैं करूँ तो आपको अधिक हेल्पफुल हो सकता है। तो विल यू प्रे फॉर मी फॉर योर ओन वर्क Yes, तुम्हारे sir. खुद के ही काम के लिए। ओके, आई विल स्टार्ट Yes, sir. माय वर्क एज पॉसिबल। 1 अगस्त से मैंने मुहूर्तम रखा है कि स्टार्ट करते हैं एक लेक्चर बनाना। जैसे बनता रहेगा आपको मैं सेंड करता रहूंगा, ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच। दैट्स अनाउंसमेंट फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? सब देखो, अब मैं एसोतरी की बात कर रहा था। 3 ऑप्शन हमारे पास है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 एसोतरी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। पर मेरा क्वेश्चन क्या है पता है कि यहाँ पे क्या SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना है कि नहीं? क्या SO3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्या? क्वेश्चन है एग्जाम में। अगर बना सकता है तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? क्वेश्चन। तब देखो, कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोला, एक होता है डोनर और रिसीवर होता है। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ डोनर? अगर आपको अपने आप को डोनर कहलाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अगर आपको डोनर बोलना है अपने आप, डोनर होने का क्वालिफिकेशन क्या है? द डोनर शुड हैव इट्स ऑक्टेट फुलफिल्ड। इससे पहले क्या अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, पहले आपका ऑक्टेट पहले पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट मस्ट बी फुलफिल्ड। बिफोर डोनेटिंग। दूसरों को दान धर्म करने से पहले खुद का पहले पेट भरा होना चाहिए ऐसा। दूसरी बात, इट शुड हैव लोन पेयर्स आल्सो, मस्ट हैव लोन पेयर। एंड रिसीवर क्वालिफिकेशन क्या है? एक क्वालिफिकेशन है, इट शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। इट शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसा एक तो ऑर्बिटल चाहिए उसके अंदर जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। वैसे अवेलेबल करके दो हम, तो फिर आपको हम दे सकते हैं। नोट किया आपने इस बात को? ये समझिए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। डोनर होने क्वालिफिकेशन क्या है, रिसीवर क्वालिफिकेशन। इसके आधार पे हम देख सकते हैं, हाँ ये दे सकता है कि ले सकता है, हाँ दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। डन एवरीबॉडी? नोटेड? अब देखो, ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो O है ऑक्सीजन, क्या ये डोनर बनने के काबिल है कि रिसीवर बनने के काबिल? हमने बोला इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल, और इसके रिसीवर आउटर मोस्ट शेल में 2 सबशेल है S और P। 6 इलेक्ट्रॉन्स में जनरली कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? S में दोनों भरा होगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4 है ना कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। 2p4 मतलब 1 2 3 4, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने पढ़ा है, ऐसा बनना चाहिए। तो हम पूछते हैं क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? अभी नहीं है। मतलब क्या ऑक्सीजन एलिजिबल है एज अ डोनर एटम? नो। नो, मतलब ऑक्सीजन कैन नॉट एक्ट एज डोनर एटम इन दिस कंपाउंड। सो लेट अस सी, कैन इट बिकम ए रिसीवर? क्या ऑक्सीजन आप रिसीवर बन सकते हो? वो बोलते हैं हाँ बन सकता हूँ। कैसे बन सकते हो? थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बोलते मैं एक ऑर्बिटल एम्प्टी कर सकता हूँ, है ना? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दे तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल वो क्रिएट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ए रिसीवर। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जिनको बोलने में शर्म आती है तो वो लोग ना यस बोल रहे हैं तो हाथ ऊपर करो,
नो बोले तो पैर ऊपर करो, यस ना? हाँ जी। तब देखिए ये रिसीवर बन सकता है, चलो अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में पहला एक ऑप्शन आया, ये बोलता है मैं रिसीवर बन सकता हूँ, क्या तुम डोनर बन सकते? सल्फर से पूछता है, अगर तुम डोनर बन सकते, मैं रिसीवर हूँ, अगर तुम डोनर बन जाओ तो फिर हम दोनों के बीच में बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सल्फर भाई साहब क्या आप डोनर बन सकते हो क्या? सल्फर क्या बोलेगा, हाँ कि नहीं? सल्फर के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है ना? क्या उसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं नहीं नहीं। अगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है क्या वो डोनर बन सकता है? नहीं नहीं सल्फर बोलता है मैं डोनर नहीं बन सकता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता हूँ, चलो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो बना लिया कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है तो कोवलेंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, बन गया। अब 3 ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन काम तो हो गया, दूसरा ऑप्शन आया, ये भी वही बोलता है देखो मैं रिसीवर तो हूँ, रिसीवर बन सकता हूँ, क्या तुम डोनर बन सकते हो क्या? सल्फर क्या बोलेगा, हाँ कि नहीं? आ हाँ। हाँ क्यों हाँ? जब इसने ये 2 बॉन्ड बना लिया अब उसका ऑक्टेट सर पूरा क्योंकि हो गया। हाँ आफ्टर द हाँ सर फॉर्मेशन दिस 2 bonds now its ऑक्टेट इज फुलफिल्ड बिकॉज़ नाउ 1 2 ये भी गिनेंगे ना, 3 4 5 6 7 8 हो गए। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्ड सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। तब सल्फर बोलता है हाँ मैं डोनर बन सकता हूँ, तब सल्फर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम ऐसे बनाते हैं, मतलब क्या, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में वैसे ही रहेंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है पार्टिसिपेट? एम्प्टी ऑर्बिटल, काली वाला पड़ा है ना ये वाला, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, और इसका लोन पेयर, और इसका मैंने क्या ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और लोन पेयर भी होना चाहिए, वो लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या, ये दे रहा है, तो इसे एरो दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो नो पूछिए, सर नहीं है? ओके। अब और एक ऑप्शन बचा है ना हमारे पास, आया, पूछता है क्या तुम मुझसे बना सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या बोले सल्फर, हाँ ही ना? हाँ ना? हाँ ऑलरेडी उसको ऑक्टेट पूरा हो चुका था, ऑलरेडी बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्टेट से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, कम से कम ऑक्टेट है ना, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी आफ्टर इवन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 अब भी 8 ही है, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से उसके इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो रहे, जॉइंट अकाउंट ना, इसका 2 लाख इसका 0, अब भी 2 लाख ही है उस जॉइंट अकाउंट के अंदर, उसने लूज नहीं किया है, समझ में आ रहा है? अब भी उसके पास 8 ही है, अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता ना तो बढ़ जाते इलेक्ट्रॉन, उसके 10 हो जाते, पर एक ऐसा नहीं, ये देने वाला है। डोनर एटम का इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, जो डोनर है उसका ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो रिसीवर है उसका बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। अब ये बनाएगा वापस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना सकता है। तो SO3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल। क्या ये उदाहरण के माध्यम से अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, कैसे बनेगा, डोनर कौन है, रिसीवर कौन है, सब क्लियर हो गया आपको? किसी को शंका हो तो पूछिए प्लीज। Those who have doubt please raise your hand, ask me a doubt. Formation of coordinate bond, donor, receiver, qualification, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है आपको? सर हाँ वेरी गुड। अब सर बोलो। O3 में बन सकता है क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अब पूछ रहा है क्या सर O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है क्या? पहले मैं आपको O3 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है ना, ओरिजिनल O3 क्या है।
ये है O3 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी याद रखिए, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ O3, ये O3 का ओरिजिनल है। अब आप पूछ रहे हो कि सर O3 में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, देखते हैं, लेट्स सी, सेम टेक्निक यूज करेंगे, एक O है और दो ऑक्सीजन को यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, क्या फिलहाल ये ऑक्सीजन एलिजिबल है क्या बनाने को? ये नहीं है ना, नो सर। नो सर। दोनों ऑक्सीजन एलिजिबल नहीं है, तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, O2। अब और एक ऑक्सीजन आया, अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है ना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो चुका है ना। यस सर। सो जो तीसरा ऑक्सीजन आएगा, इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, पर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये रिसीवर है ना, बोथ ऑफ दिस ऑक्सीजन कैन एक्ट एज डोनर्स, यस सर। कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक दिस। इज इट क्लियर अब है? अगर विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुझे बनाना हो तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल। अभय जी क्लियर है कि कुछ और शंका है उसके अंदर? सर शिवम और क्लियर है। अच्छा शिवम, ये मैं कंफ्यूज रहता हूँ नाम, क्लियर है ना? यस सर। ओके जी, किसी और कोई शंका जी? नहीं, ठीक है जी, तो एक विराम देते हैं और आप प्रश्न हम लेते हैं, आपकी शंकाएं निकालिए बाहर और मुझे क्वेश्चन बताइए, ताकि वो क्वेश्चन जो है पूरे क्लास सभी को हो और सभी को समझ सर में आए। आपको सेंड किए ना सर डाउट सारे, जब आपने